नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। मनी नाइन, हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। दिन है बुधवार का और बुधवार को दोपहर 2 बजे हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर के। जी हाँ, हर रोज़ दोपहर 2 बजे हम आपसे मिलते हैं, आपके जो तमाम वित्तीय समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। हर रोज़ एक नए एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं और आपके ढेर सारे सवाल होते हैं। उन सभी सवालों को कार्यक्रम में समाहित करने की हमारी कोशिश होती है। आपका भी कोई सवाल है म्यूचुअल फंड से जुड़ा तो जुड़ जाइए हमारे साथ। 9311121874। जी हाँ, 9311121874 ये है हमारा टेलीफोन नंबर जिस पे कि आपको व्हाट्सअप करना है। और चूंकि सवाल दिन आज म्यूचुअल फंड का है तो सवाल थोड़ा सा विस्तृत भेजें आप। क्या आपका पोर्टफोलियो है, किस उद्देश्य से आप निवेश कर रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करें, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कैसे करें, बच्चों की शादी की प्लानिंग कैसे करें, किस तरीके से छोटी छोटी SIP से आप एक बड़ा अमाउंट जमा करना चाहते हैं, कितना अमाउंट जमा करना चाहते हैं, पूरा विस्तार से अपना सवाल भेजें। और हमारे प्रयास रहेगा कि उतनी ही विस्तार से, उतनी ही डिटेल के साथ हमारे एक्सपर्ट आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। तो आज हमारे खास मेहमान बने हैं हर्षद चेतनवाला जी। और हर्षद जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जब भी आप जुड़ते हैं बड़ा अच्छा अनुभव रहता है और तमाम दर्शक आपको पसंद करते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे सर, जो दर्शकों के सवालों को शामिल करें उससे पहले, कि अभी की जो स्थिति है, ज़्यादातर सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें लोग ये कह रहे हैं कि मेरा नुकसान हो रहा है, क्या SIP बंद कर देनी चाहिए, क्या अब हमें डेट फंड पे चले जाना चाहिए क्योंकि इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस तरह की स्थिति, जो कोई साइकिल है बाजार की बदलती रहती है, इस समय जो लोग परेशान होते हैं उनके लिए क्या कुछ सलाह रहेगी और क्या इस तरह के दौर को और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए परेशान होने के अलावा? आप क्या कुछ सजेस्ट करते हैं? सबसे पहले विपुल जी नमस्कार और आपके सभी ऑडियंस को भी हमारा नमस्कार। आज के स्टेज, अभी जो परिस्थिति है, जो आपने एक सही तरीके से कहा कि स्टॉक मार्केट जो है वो अभी भी वोलेटाइल है, अभी भी अनसर्टन है। अनेक रीजंस है उसके। और उसी तरह से अगर दूसरी तरह देखें तो डेट के रिटर्न जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत से निवेशकों के दिमाग में अभी ये आ रहा है कि क्या हम डेट में, इक्विटी से निकल के डेट में चले जाएं, या फिर हम ठीक है अगला अगला इन्वेस्टमेंट जो है हम डेट में कंटिन्यू करें। तो ये जो सिचुएशन है वो कॉमन है। लेकिन एक और चीज हमें ध्यान से देना है कि सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के हिसाब से होना चाहिए। अगर मेरे गोल्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए है तो मैं भले आज के स्टेज पे मैं इक्विटीज में निवेश करता रहूंगा। जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको जो पैसा हमको 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर चाहिए, उसको हम सोच सकते हैं कि हम आज के दिन पे हम डेट में उसको पार्क करके उसको अच्छा रिटर्न भी कमा पाए, साथ में हमारी लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो अपनी SIP जैसे चल रही है उसे चलने दीजिए। बाजार में एक साइकिल बनी रहती है, इस तरह के फेजेस आपको 10-15 साल के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो कई बार देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपका 1-2 साल में आपका गोल पूरा होने वाला है तो फिर, या फिर आपका कोई पैसे की आवश्यकता है तो फिर निश्चित रूप से आप डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं करें कि सारे पैसे निकाल लें फिर डेट में डालें, वहाँ पे रिटर्न कम हो जाए तो फिर आप निकालें। बार बार अगर पैसे ऐसे निकालते रहेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। चलिए पहले दर्शक से बातचीत करते हैं और फैज कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वडोदरा गुजरात से। कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप क्या करते हैं? सर बढ़िया है। और सर छोटा सा हमारा ट्रैवल एजेंसी है यहाँ पे। ट्रैवल एजेंसी, बहुत अच्छी बात है फैज साहब। बताइए सर, क्या कारण रहा जुड़ने का, क्या प्रश्न है आपका? सर वैसे तो हम आपका शो जो है रेगुलर देखते हैं और काफी अच्छी जानकारी हासिल होती है सर। शुक्रिया और सर सबसे अच्छी बात है कि बिना किसी एडवाइजिंग या कंसल्टिंग फी के आप इतनी मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। तो सर मैं अभी फिलहाल ये सोच रहा हूँ कि 36 का मेरा एज है अभी, और मैं 55 के आसपास रिटायर होने के लिए सोच रहा हूँ कि अगर आने वाले 20 सालों में सर मेरा कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड रहेगा जिसमें मैं रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा सा अमाउंट उसमें मतलब बना पाऊँ मैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छी बात यह आपने सही समय पर यह सोचा कि मुझे इस समय रिटायर होना है। 20 साल का एक नज़रिया आपके पास है और रिटायरमेंट के बाद आप चाहते हैं कि मतलब एक ठीक ठाक अमाउंट आपके पास रहे। कुछ खास गोल आपने तय किए हैं कि मतलब कि रिटायरमेंट तक इतना अमाउंट मेरे पास हो जाए? रिटायरमेंट के सर अकॉर्डिंग टू अभी, जैसे अभी मेरा फिलहाल जो मेरा सालाना इनकम है वो करीबन 7-8 लाख के आसपास है। तो मैं चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद में
कि उस समय जो भी अमाउंट हो उसके अकॉर्डिंग मतलब मैं एक ले पाऊँ और आराम से मुझे 70 साल तक मुझे चलता रहे। मतलब 55 ईयर्स तक मुझे कैसा कॉर्पस बनाना है जो अप टू 70 ईयर्स तक मुझे 70 तक आप ये मान के चल रहे हैं कि 10-15 साल के लिए आपके पास एक ठीक ठाक अमाउंट हो, ताकि उसके बाद चिंता करने की आवश्यकता ना रहे। अब पूछते हैं यहाँ पर हर्षद जी से। हर्षद जी, क्या सलाह रहेगी? 36 साल की उम्र में ही इन्होंने निर्णय लिया है कि वो 20 साल बाद रिटायरमेंट की अपनी सोच रहे हैं, और सोच रखा है उन्होंने कि 70 साल तक के लिए एक अमाउंट मेरे पास रहे, ताकि उसके बाद इन्हें बहुत ज़्यादा काम करने की और पैसों की टेंशन ना हो। कितना अमाउंट आपको लगता है कि आज की, जो कि इनका सालाना आमदनी 8 लाख के आसपास है, तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके कितनी रकम आपको लगता है कि इन्हें निवेश करनी चाहिए? कौन कौन से फंड इनके लिए बेहतर रहेंगे? किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? कुरैशी जी, आप ये एज पे आप अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हो और उसके लिए आप अपना पैसा जो है वो अक्यूमुलेट करना चाहते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि आपको एक तरीका ये होना चाहिए कि रिटायरमेंट कॉर्पस करने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि आज के दिन पे आप इनकम को ना देखें, आपके एक्सपेंसेस को देखें, क्योंकि आपका जब रिटायरमेंट स्टेज आएगा तब आप कितना महीने का, हर महीने का खर्चा होता है वो प्लस इन्फ्लेशन पकड़ के। अभी आपने कहा कि अगले 20 साल है, तो मैं समझता हूँ कि आप अराउंड 55 साल में रिटायर होना चाहते हैं, और 55 से 70 साल का आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी पकड़ रहे हैं। ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम और प्रोग्रेस करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप 55 से कम 80 या 85 ईयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी पकड़ के आपका रिटायरमेंट कॉर्पस को अक्यूमुलेट करें, या फिर कैलकुलेट करके फिर उसको अक्यूमुलेट करें। तरीका आपने बहुत अच्छा चुना है। म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा तरीका होता है, और हमारे पास लंबा समय भी है, तो हम आप उसको इक्विटी फंड्स के द्वारा आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को आराम से बिल्ड कर पाएंगे। कोशिश कीजिए कि शुरुआत में आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी किस्म के फंड्स में आप निवेश करें, और फिर धीरे धीरे करके जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, थोड़ा सा एलोकेशन जो है, आप अगर आपका रिस्क लेने की क्षमता है थोड़ी ज्यादा, तो आप 5 से 10% जो है वो स्मॉल कैप फंड में भी आप देख सकते हैं। अलावा आप लार्ज और मिड कैप से भी आप अपना पोर्टफोलियो अच्छा बना सकते हैं। हमारा अंदाजा ये है कि जो आप टाइम होराइजन पकड़ रहे हो रिटायरमेंट के लिए, आप आराम से अराउंड 12 से 13% एनुअल ग्रोथ आप टारगेट कर सकते हैं। SIPs बहुत अच्छा तरीका है, और हर महीने आप जैसे इन्वेस्ट करते जाएंगे वो आपके लिए एक अच्छा तरीका हो जाएगा आपके रिटायरमेंट को इवैल्यूएट करना। हर्षद जी, एक चीज़ इस पर, चूंकि हो सकता है इनसे संपर्क टूट गया, ये भी समझना चाहेंगे कि सामान्य तौर पर एक मध्यम वर्गीय परिवार को कितना बड़ा कॉर्पस बनाने की आवश्यकता होती है, कितना बड़ा कॉर्पस उसका होना चाहिए, और इनका चूंकि ये कह रहे हैं कि एक लमसम अमाउंट कितना इनको चाहिए, और हर महीने इनको कितने पैसे अभी से निवेश करने चाहिए? एक हमने क्या होता है विपुल जी, की हर फैमिली की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सब्जेक्टिव है ये, लेकिन एक अंदाजा देखा गया है कि हमने जितने क्लाइंट से बात किया और हमने उनको जब उनके रिटायरमेंट कॉर्पस को इवैल्यूएट करके या फिर कैलकुलेट करने की कोशिश की है, तो आज के दिन का जो है तकरीबन 50 से 75 हजार का महीने का खर्चा, ठीक है, वो एक फैमिली है जो अज्यूम कर सकती है। और इन्फ्लेशन आप समझ लीजिए तकरीबन 6% का इन्फ्लेशन डाल दीजिए उस पर। तो हमारा अंदाजा है कि डिपेंडिंग कितना समय है हमारे पास वो रिटायर होने के लिए, तो कम से कम अगर ऐसे एक नंबर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कहीं 3 से 4 करोड़ से कम नहीं होने वाला, ठीक है। खास करके वो एज ग्रुप में जहां पे हम अगर 35 और 40 के एज ग्रुप की बात करें तो जी 3 से 4 करोड़ के आसपास का एक अमाउंट आपको इकट्ठा करना चाहिए सामान्य उसके लिए। निश्चित रूप से सबकी अपनी आमदनी होती है, सबकी बचत करने की अपनी क्षमता होती है, और सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, लेकिन हमने इसीलिए जनरल एक सवाल पूछा चेतन जी से कि ताकि एक औसत जो है वो क्या कुछ आमदनी होनी चाहिए, ताकि आसानी से बुढ़ापा जो है सामान्य व्यक्ति का निकल सके। अगले दर्शक के पास चलते हैं, और मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, लुधियाना से हैं मनोज जी। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं मनोज जी? बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया। क्या करते हैं सर? मेरा बिजनेस है छोटा सा। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। क्या पूछना चाह रहे हैं सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने ना एक्सिस बैंक के इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट की हुई है म्यूचुअल फंड में। अच्छा, लगाई हुई है 15,000 महीने की। 15,000 महीने की, ठीक है। हाँ जी। तो अभी सर वो 9% माइनस में दिखा रहा है। जी जी जी। तो कितना समय हो गया आपको पैसे लगाते हुए? ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया, अच्छा अच्छा।
तो अभी 1-1.5 साल में ही आप बदलना चाह रहे हैं? नहीं सर, इसमें बने रहें कि बदलना चाहिए? अच्छा, बने रहें या ये- बदलना चाहिए? एक्सिस को लेकर सर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। लोग रिटर्न को लेकर के परेशान हैं। वहाँ पर अगर हम देखें तो ये अपने जो बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले यहाँ पर कुछ रिटर्न लोगों को कम मिल रहे हैं। तो अभी इनके लिए, चूँकि अभी इनको तो 1-1.5 साल ही हुआ है और लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं 15,000 रुपये हर महीने, 15 महीने हो गए, करीब 1-1.5 साल हो गए इनको निवेश करते हुए। अभी आपकी सलाह क्या रहेगी, बने रहना चाहिए या चेंज करना चाहिए? तो इसमें है ना, दो चीजें हैं विपुल जी, कि मनोज जी एक काम कर सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो एक टैक्स सेविंग फंड है, वो कुछ वर्षों तक बहुत ही अच्छा परफॉर्मर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 1-1.5 साल की, तो अंडर परफॉर्मिंग फंड है ये। और आज के दिन पे अगर किसी को चाहिए तो वो अपने फर्दर एसआईपी, जैसे मनोज कुमार जी काम कर सकते हैं कि आपका अगले एसआईपी जो है आप उसको स्टॉप करके अच्छे ऑल्टरनेटिव्स है, जैसे कि मिराई टैक्स सेवर हो गए, आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज हो गया, या कोटक टैक्स सेवर हो गया, उसमें आप उसको आपके फर्दर एसआईपी जो अगले एसआईपी जो है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। देखिए, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने, और सालों साल दिया है। और सारे एक्सिस फंड्स का एक पिछले 1 से 1.5 वर्ष में अंडर परफॉर्मेंस रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज के दिन पे, और ऐसे भी आपने 1.5 साल पहले शुरू किया है, तो आपका सारा पैसा जो है वो ऐसे भी लॉक्ड है, क्योंकि ये में 3 वर्षों तक आपका पैसा जो है वो लॉक रहता है। तो फर्दर इन्वेस्टमेंट यानी अगला निवेश जो आप करेंगे, तो वो एसआईपी के द्वारा आप दूसरे फंड में आप शिफ्ट कर सकते हैं। जी, चलिए अब इस बीच चलते हैं जरा, कुछ एक जो दर्शक हमारे साथ माफ कीजिएगा यूट्यूब के माध्यम से जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। टेकपाल भाटिया जी कह रहे हैं कि आपका व्यू जानना चाहते हैं हर्षद जी कि ये पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड पे हर्षद जी का व्यू क्या है और क्या ये फंड सही रहेगा। अब ये इन्होंने नहीं लिखा है कि ये इसमें निवेश कर रहे हैं या निवेश करना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास भी ये फंड है इस फंड को आप कैसे एनालिसिस करना चाहेंगे इसका? ये फंड हमने एनालाइज किया है, हमने देखा है, और ये हमारी राय में भी एक मिड कैप कैटेगरी में अच्छा फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है मिड कैप कैटेगरी में। और अगर हम बात करेंगे टॉप 5 या टॉप 10 फंड्स की, मिड कैप फंड्स की, तो पीजीआईएम जरूर एक अच्छा मिड कैप फंड के द्वारा पेश आएगा। तो आप अगर निवेश कर रहे हैं या निवेश करने का सोच रहे हैं, तो आप बेशक इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर और निवेश कर सकते हैं। तो टेकपाल जी अच्छा फंड है, बने रहिए इसमें जो है, और जो लोग अगर आप पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो लगा सकते हैं, ये आपके लिए राय है। सौरभ जी ने भी प्रश्न भेजा है, सौरभ गोंदलारकर जी ने प्रश्न भेजा है और ये जानना चाह रहे हैं सर बेस्ट डेट म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा। तो ये जानना ये चाह रहे हैं कि डेट फंड में कैसे निवेश करें और बेस्ट डेट म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा। तो कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे सर आप यहाँ पर इन पर, कि लंबी अवधि के लिए पैसे लगाना चाह रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड में? सौरभ जी, डेट फंड्स है ना, बहुत अनेक तरह के डेट फंड्स होते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। अगर आपका प्रश्न अगर ये है कि आपको लंबे समय के लिए अगर डेट में निवेश करना है आज के स्टेज पे, तो आज के स्टेज पे आप ऐसे डेट फंड में निवेश कीजिए जिनका जो ड्यूरेशन जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन होता है। तो डेट फंड्स में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं सौरभ जी। तो एक होता है कि जो 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 निवेश करते हैं उसका मैच्योरिटी छोटे समय या फिर कम समय के लिए होता है। उसके बाद एक मिड ड्यूरेशन कहते हैं और फिर एक लॉन्ग ड्यूरेशन कहते हैं। तो आपका रिक्वायरमेंट अगर है कि आपको पैसा जो है लंबे समय के लिए निवेश करके रखना है, और खास करके जब इंटरेस्ट रेट्स अभी बहुत अट्रैक्टिव है, तो आप मीडियम ड्यूरेशन से लंबा ड्यूरेशन वाला फंड जो है उनमें आप निवेश कर सकते हैं। खास करके मीडियम ड्यूरेशन में रहिए, क्योंकि अगर किसी दिन आगे जाके कुछ वर्षों में अगर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता है तो उसमें आपका इम्पैक्ट जो है वो कम रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस बीच फैज कुरैशी साहब का प्रश्न लिया गया था, उन्होंने शुक्रिया बोला है सबको जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी कार्यक्रम देखने के लिए, बने रहने के लिए, और आप लोगों के प्रेम है, भरोसा है, जिसकी वजह से हम लोग लगातार कोशिश करते हैं बेहतर कार्यक्रम बनाने की। इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। रोहित बांगड़े साहब हमारे साथ जुड़े हैं उस्मानाबाद महाराष्ट्र से। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार रोहित जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा हूँ सर। मनी 9 टीम को बहुत बहुत आभार है, जो लोगों को प्रश्न को पूरे तन मन धन से सॉल्व कर रहे हैं सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर दुनिया रोहित जी। दी आपके जो शब्द होते हैं यही हौसला अफजाई वाले, यही हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि लगातार और बेहतर हम लोग कार्यक्रम बनाएं और बेहतर ज्ञानवर्धन हो आप लोगों का और कोई नुकसान ना हो, यही हमारी कामना है। जी सर बताइए। हाँ क्या सर, प्रश्न दुनिया है? दीवानी हो ना हो सर, दुनिया दीवानी हो ना हो सर, हम तो मनी लाइन के दीवाने हैं। ओहो हो, बहुत शानदार सर रोहित जी, आपने तो मतलब दिल जीत लिया जी। बताइए सर, क्या आज कैसे जुड़ना हुआ, करते क्या है वैसे रोहित जी आप? सर मैं स्टेट रनिंग ट्रांसपोर्ट जो है उसकी बसेस, उसमें क्लरिकल का काम है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है रोहित जी, बहुत अच्छी बात है। और रेगुलरली आप अपना जुड़ते रहा करिए हमारे साथ। और क्या प्रश्न है आज का आपका, ये बता दीजिए। सर अभी हम रिटेल निवेशकों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि हम जैसे एक्सिस ग्रुप का जो फ्रंट रनिंग स्कैम आ गया, तो हम वहां से शिफ्ट कर रहे हैं इंडेक्स फंड में, और इंडेक्स फंड में शिफ्ट कर रहे हैं तो अभी कल का नोटिफिकेशन देखा एनएससी का जी कि अदानी जी के स्टॉक उसमें शामिल किए जा रहे हैं, जो कि करंट सिचुएशन देखते हुए कुछ हमारे मन में बहुत सी दुविधा है कि ये इंडेक्स फंड भी कंटिन्यू करे या ना करे। रिटेलर चाहता है अपनी सेविंग, लाइफ लॉन्ग सेविंग जो है वो बचत करना चाहता है। अगर मार्केट हमें रिटेलर को संभालना नहीं पा रहा है तो फिर लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है। फिर क्या करना चाहिए? चलिए सर, पहली बात तो ये कि जो है, अगर आप इंडेक्स फंड में जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, ये तो अभी हम पूछ लेते हैं। लेकिन जो है, आप म्यूचुअल फंड में इसीलिए पैसे लगाते हैं कि आपसे ज़्यादा समझदार लोग आपके पैसे को इन्वेस्ट करें, तो उन पर भरोसा रखिए कि वो आपके पैसे को सही तरीके से लगाएंगे, क्योंकि उनका यही काम है और वो आपसे और हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। बाकी हम पूछते हैं यहाँ पर, हर्षद जी बहुत परेशान है ये कि पहले तो लॉस हो रहा था और अब इंडेक्स फंड में लगाने पैसे जा रहे थे, तो वहाँ कह रहे हैं कि वो अदानी ग्रुप के शेयरों में ना लग जाए, तो उस वजह से इनके मन में काफ़ी चिंताएं हैं, घबराहट है। क्या कुछ कहना चाहेंगे रोहित जी से आप? तो मैं रोहित जी की जो दुविधा है मैं समझता हूँ, क्योंकि जो भी हुआ, जो एक्सिस फंड का जो एपिसोड था वो एनकरेजिंग नहीं है। लेकिन मैं रोहित जी को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड जो है एक बहुत ही हाईली रेगुलेटेड ये है सेटअप है, जहां पे आप कि कहीं किसी किस्म का फ्रॉड जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा रोहित जी कि एक दो एपिसोड को लेकर आप म्यूचुअल फंड जैसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट को छोड़े ना इन्वेस्ट करने के लिए, और उसमें इन्वेस्ट करते रहे। दूसरा आपका जो पॉइंट था इंडेक्स फंड का, तो इंडेक्स फंड जो है रोहित जी वो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से चलता है। जो टॉप ट्रेडिंग स्टॉक्स जो होते हैं उसी में निवेश होता है, हर 6 महीने में वो रीबैलेंस होता है। अब ये जो पॉइंट है कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स है, ऑफकोर्स उसमें इंडेक्स फंड में रहेंगे, क्योंकि इंडेक्स में निफ्टी 50 के इंडेक्स में अडानी ग्रुप्स के शेयर्स थे। लेकिन अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो मेरा अंदाजा है कि 2 से 3% ओवरऑल रहेंगे, ओवरऑल ग्रुप का अगर हम बात करें, या फिर हो सकता है कि 4% हो। लेकिन दूसरा पैसा जो है वो अच्छे कंपनीज में लगा हुआ है। तो जब भी आप निवेश करें रोहित जी, आप उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए। तकरीबन 20 से 25% जो है वो आप इंडेक्स में रखिए और बाकी एक्टिव में रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टिव फंड्स हैं जिन्होंने अडानी ग्रुप में निवेश नहीं किया था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन्वेस्ट जब आप करें म्यूचुअल फंड में तो उसको डाइवर्सिफाई करके रखिए, कुछ पैसा इंडेक्स में रखिए और कुछ पैसा जो है वो एक्टिव फंड्स में रखिए। और फिक्र न करें, जैसे मैंने कहा कि अडानी ग्रुप एक छोटा परसेंटेज है ओवरऑल 100 रुपए में से जो आपका पैसा लगा हुआ है, इंडेक्स की बात करें तो, ठीक है। और जो एक्सिस फंड्स की अगर हमने बात करी तो एक्सिस फंड्स के कुछ फंड जो है जिनमें अभी हमने थोड़ा सा रिवाइवल एटलीस्ट हमने नोटिस किया है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। थोड़ा धैर्य रखें रोहित जी, घबराइए मत। निश्चित रूप से जब मेहनत की कमाई होती है और वो कहीं नुकसान होता है तो दर्द तो होता है, लेकिन भरोसा रखिए। चलिए अब इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास, और नरेंद्र जी नागपुर से उन्होंने अपना प्रश्न भेजा है। उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन इनका प्रश्न हम ले लेते हैं, जरा इनका प्रश्न लाया जाए। इन्होंने हमें एक पोर्टफोलियो भेजा है और ये जानना ये चाह रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, और इनकी उम्र इन्होंने 35 साल बताई है और पिछले 4 साल से 1,000 रुपये निपॉन लार्ज कैप फंड में लगा रहे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 1 साल से ये 3,000 रुपये लगा रहे हैं।
पीपीएफ में 2 साल से 3,000 रुपये लगा रहे हैं और LIC एंडोमेंट प्लान में 10 साल से 2-2 हज़ार रुपये लगा रहे हैं। 75,000 रुपये इन्होंने 75,000 रुपये एक साल से ये शेयर बाज़ार में भी इन्वेस्ट इन्होंने किया हुआ है। तो ये उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो है, जिसमें इक्विटी भी है, जिसमें पीपीएफ भी है, जिसमें इक्विटी फंड भी है। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? तो पहली बात नरेंद्र जी, आपने 15 साल का एक होराइजन रखा है जहां पे आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, और जिस तरह से आप निवेश कर रहे हो, आपने एक इक्विटी और डेट, जैसे आप पीपीएफ में निवेश कर रहे हो तो वो डेट कंपोनेंट हो गया, और फिर एक LIC की आपकी एंडाउमेंट पॉलिसी है, और कुछ डायरेक्ट शेयर में भी आप निवेश करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो है जो मैं आपको कहूंगा, शायद से आप उस पर गौर करके उसको और थोड़ा सा अच्छी तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को काम कर सकते हैं। तो पहला चीज ये है कि कोई भी आप अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच रहे हैं तो एक गोल अमाउंट निर्धारित कीजिए, जहां पे आपको पता है कि मुझे इतना पैसा लगेगा। उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान को स्ट्रक्चर कीजिए, उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएंगे। एक स्ट्रैटेजी आप ये फॉलो कर सकते हैं कि जहां पे आपने कहा है कि आप हर वर्ष जो है SIP बढ़ाना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत से निवेशकों को ये बहुत काम आती है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने लाइफ और करियर में प्रोग्रेस करते हैं, हमारा निवेश करने की क्षमता भी बढ़ती है, और उसको अगर हम हर साल में अगर अपना इन्वेस्टमेंट जो है, मंथली इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाए, तो बहुत ही अच्छा यूजफुल स्ट्रैटेजी है। आप जो है डायरेक्ट स्टॉक्स के जगह पर अगर आपके पास, एक ही चीज है, अगर आपके पास टाइम और इंफॉर्मेशन प्रॉपर है तो डायरेक्ट स्टॉक्स में आप बिल्कुल सोच सकते हैं। नहीं तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान तरीका है स्टॉक मार्केट्स में निवेश करने का और लंबे समय में रिटर्न जनरेट करने का। कुछ फंड्स के बारे में मैं कहूंगा जो आप शायद से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ इन्वेस्टमेंट जो डेट में कर रहे हैं, अगर आप सैलरीड है तो आपका हो सकता है कि एक EPF कंपोनेंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंपोनेंट भी होता है। अगर वहां पे भी आपने अगर VPF लिया है, उसके साथ आप PPF कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका डेट का एलोकेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो और आपका समय का टाइम होराइजन जो है वो 15 साल का टाइम होराइजन है, वो काफी लंबा समय है, जो इक्विटीज के लिए अच्छा रहता है। तो आगे जाके अगर आपको कहीं SIPs बढ़ानी है, तो आप अगर समझो आज के दिन पे अगर बढ़ानी है, तो आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हो गया, या फिर SBI लार्ज एंड मिड कैप हो गया, या फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हो गया, इनमें आप उसको और SIP ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं नरेंद्र जी, भले ही आपसे बातचीत नहीं हो पाए, लेकिन आपके पोर्टफोलियो को बहुत विस्तार से हमने न सिर्फ डिस्कस किया, बल्कि उसमें क्या कुछ और बदलाव हो सकते हैं वो भी हर्षद जी ने आपको बता दिए हैं। चलते हैं अगले दर्शक के पास, और अब जयपुर चलते हैं। हैरिस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। हैरिस जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार हैरिस जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। चलिए बताइए सर, क्या प्रश्न है आज आपका? जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे नॉर्मल लार्ज कैप फंड होता है, मिड कैप फंड होता है, स्मॉल कैप फंड होता है जी, उसकी जगह हम क्या मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मिड कैप इंडेक्स फंड और स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं? अच्छा, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि लार्ज कैप फंड की जगह सीधे आप जो है इंडेक्स फंड में निवेश करना चाह रहे हैं? हाँ, सबके जो इंडेक्स फंड लेने, लार्ज कैप का है, निफ्टी 50, मिड कैप इंडेक्स फंड है और स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है, वो उसमें निवेश कर सकते हैं? ठीक, बिल्कुल। जरा आपके प्रश्न को सीधे हम ट्रांसफर करते हैं हर्षद जी के पास। हर्षद जी, क्या आपकी सलाह रहेगी? हरीश जी जानना चाह रहे हैं कि क्या मतलब सीधे लार्ज कैप फंड की जगह ये खुद ही मतलब जो है इंडेक्स फंड में ही पैसे लगा दें, तो क्या सही रहेगा या गलत है? देखिए, जैसे अब तक मैं कहता आया हूं कि कुछ एलोकेशन इंडेक्स फंड में होना चाहिए, और अगर ये लार्ज कैप का निवेश जो कर रहे हैं उसको अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक ही चीज कहूंगा कि ओवरऑल एलोकेशन में हम क्यों एक छोटा सा एलोकेशन, या फिर एक एलोकेशन, अगर हम कहें छोटा सा तो नहीं कहेंगे, हम 15 से 20% का एलोकेशन एक अच्छा एलोकेशन होता है, केवल उतना ही हम इंडेक्स में रखते हैं, क्योंकि इंडेक्स में जैसे हमने देखा कि इंडेक्स केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से चलता है, जहां पे कोई फंड मैनेजर की अपनी रणनीति नहीं होती। फंड मैनेजर के अपने एनालिसिस के हिसाब से वो अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट नहीं करते, वो केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो इंडेक्स बनता है उसमें करते हैं। उसमें ऐसे स्टॉक्स भी आएंगे जहां पर कन्विक्शन नहीं होगा, लेकिन सिंस इंडेक्स का पार्ट है,
फंड मैनेजर उसमें निवेश करेंगे क्योंकि वो इंडेक्स का पार्ट है। क्लासिक एग्जांपल जैसे अभी हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी अडानी ग्रुप की, राइट। अगर हम कुछ वर्ष अगर 3-4 साल पहले चले जाए तो येस बैंक जो थे वो भी इंडेक्स का पार्ट थे, और येस बैंक जो है तकरीबन 1-1.5 साल तक इंडेक्स का पार्ट थे, जब तक उनका जो इश्यूज का जो न्यूज है और बहुत सारा चीज जो डिस्कम्फर्ट करते हैं एक फंड मैनेजर को उनमें पैसा डालने की, वो पहले आ चुके थे। तो ये चीज को ध्यान में हमें देना है। हाँ, एक और चीज है कि सब कंपनीज में एलोकेशन जो होती है वो कम होती है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है मेरी। अगर आप चाहते हैं आज एक लार्ज कैप अगर वो लार्ज कैप फंड अगर आपको इंडेक्स को लगातार बीट कर रहा है तो वो लार्ज कैप फंड में रहिए। लेकिन अगर आपका लार्ज कैप फंड इंडेक्स को अगर अच्छी तरह से बीट नहीं कर पा रहा है और लंबे समय बीट नहीं कर पा रहा है, तो आप छोटा सा एलोकेशन उसमें इंडेक्स फंड में आप मूव कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये निर्णय आपको लेना है सर कि आप कैसे लगाने जा रहे हैं पैसे, क्योंकि यहाँ पे कम से कम कुछ लोग इस पर मंथन करते हैं कि क्या कंपनी, अगर किसी कंपनी में गलत निवेश हो गया है तो उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो से हटा सकते हैं। इंडेक्स फंड में आप पैसे लगाते हैं तो सीधे सीधे वो ऑटोमेटिकली जो है इंडेक्स को ही फॉलो करेगा, उन्हीं सारे शेयरों में निवेश रहेगा। और जिसका जिक्र भी कर रहे थे, येस बैंक का जिक्र हुआ, अदानी पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। इस बीच जो है कुछ एक सवाल हैं, शो को कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त तो हो गया है। विपिन कुमार जी पूछ रहे हैं कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को के रेगुलर प्लान में आप जरा रिव्यू करके बताइए कि ये कैसा है, अब ये पैसे लगा रहे हैं या लगाना चाहते हैं, ये उन्होंने नहीं लिखा है। कैसे देख रहे हैं सर इस फंड को आप? तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड आई थिंक पिछले 1-1.5 वर्षों से उनका परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुआ है। तो ये एक अग्रेसिव बैलेंस फंड है, और अगर आप इसमें आपने निवेश करके रखा है या फिर आप सोच रहे हैं कि बैलेंस फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो विद इन द कैटेगरी एक अच्छा फंड है ये, जो बैलेंस एडवांटेज फंड के कैटेगरी में है। तो आप उसमें इधर कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर उसमें अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप उसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप्पणी सर राजेश तिवारी जी की भी है, तो मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम समाप्त करने से पहले क्वांट टैक्स प्लान में SIP कैसे ही रहेगी, ये जानना चाह रहे हैं राजेश तिवारी जी। तो देखिए, क्वांट टैक्स प्लान जो है ये भी अपने कैटेगरी में काफी लगातार कंटिन्यूस पिछले 3 या 4 साल से एक टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा है। ठीक है, दो चीज हमने यहाँ पे भी आई थिंक पिछले टाइम कहा था, और कुछ कहीं और भी हमने कहा है कि क्वांट ग्रुप का जो है वो अडानी ग्रुप में एलोकेशन जो है वो निवेश करते थे, और अभी भी आई थिंक होगा उनका, अभी भी इन्वेस्टमेंट्स उनके जारी रहेंगे। लेकिन ये उनकी फंड को चलाने की एक रणनीति है। हर फंड मैनेजर का अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो नो डाउट आप परफॉर्मेंस को देखेंगे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन उसी तरह से वो फंड का एक स्टाइल है जो बहुत चर्निंग करते हैं, खरीदना बेचना लगातार होता है, वो एक तरीका है फंड को मैनेज करने का। ठीक है, अगर आपको वो सूट करता है जहां पे फंड की वोलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ चर्निंग, खरीदना बेचना लगातार, और फोकस एक ही है कि मैं जितना बेटर रिटर्न दे पाऊं वो दूं, अगर वैसे आपको सूट करता है तो आप बेशक उसको कंसिडर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट है और अगर आपको ELSS में ही निवेश करना है, तो मैं उसको शायद से मैं जो भी इन्वेस्ट करना चाहता हूं मैं उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा। एक मैं क्वांट टैक्स प्लान में थोड़ा सा निवेश कर दूंगा, और थोड़ा सा मैं हो सकता है कि मैं दूसरे टैक्स सेवर, जैसे हमने अभी कुछ समय पहले डिस्कस किया, मेरा ही टैक्स सेवर हो गया या फिर कैमरा टैक्स एडवांटेज हो गया, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे राजेश जी। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। अपना महत्वपूर्ण समय आपने मनी 9 के लिए निकाला, और हमारे तमाम जो दर्शक थे उनके पोर्टफोलियो को लेकर जो उनके मन में आशंकाएं थी, शंकाएं थी, उन सबको दूर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो फिलहाल अब कार्यक्रम को समेटने का वक्त तो हो गया है, लेकिन हम हर रोज़ दोपहर मिलते हैं 2 बजे, और कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है वो समाप्ति की ओर है, और टैक्स प्लानिंग को लेकर के बहुत सारी आशंकाएं लोगों के मन में हैं, कैसे टैक्स बचाया जाए। तो इस तरह की कोई भी दुविधा आपके मन में भी है और आप भी टैक्स बचाने को लेकर के मंथन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो जुड़िए कल दोपहर 2 बजे। सुधीर कौशिक जी हमारे साथ होंगे, को-फाउंडर एंड CEO टैक्स स्पैनर के। वो दोपहर 2 बजे आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रियंका जी कल होंगी आपके साथ, और तमाम सवाल लेकर के वो वहाँ पर मौजूद रहेंगी। आप भी अपने सवाल अगर कुछ है टैक्स को लेकर के तो जुड़िए हमारे साथ और पूछिए अपना सवाल।
और आपसे मेरी मुलाकात होगी शुक्रवार को शेयर बाज़ार को लेकर के। तो शेयर बाज़ार पे कोई सवाल हो तो भेजते रहिए, शुक्रवार को मिलते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। लेकिन आप Money9 को के ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अवश्य डाउनलोड कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत तेज़ी से हमारा ये परिवार बढ़ रहा है, आप भी इसका हिस्सा बनिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप Money9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।